हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आप लोगों के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी की शुरुआत की है, जिसे मैंने हिस्ट्री एनसीईआरटी की शुरुआत की है, जिसमें मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पे आए हुए हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा क्लास 7 की एनसीईआरटी के लिए। कल से हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। और दोस्तों, आपको पता है जो क्लास 6 है वो टोटली एंशियंट हिस्ट्री पे बेस्ड है। किस पे? एंशियंट। और जो क्लास 7 है वो है मिडिवल हिस्ट्री पे बेस्ड है, टोटली मिडिवल हिस्ट्री पे वो बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि क्लास 8 जब 8 पे आएंगे ना, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगा। उसमें कुछ पोर्शन मॉडर्न इंडिया का देखने को मिलेगा। तो ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 8 तक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को और समझने को मिलेंगी। आज हम लोग ये अपना चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 8। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 है अठारहवीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। हमने देखा था कि कैसे 18वीं शताब्दी में राजपूत लोग आए, मुगल लोग आए और कैसे उन्होंने अपनी सत्ताएं बनाई। अब देखते हैं। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। सिख लोग किस में गठित हो गए? राजनीतिक समुदाय में। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। क्या हुआ? पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को देखो, हमने अध्याय 6 में पढ़ा था कि कैसे सिख जो थे ना, सिख लोग वो कैसे अस्तित्व में आए। हम लोग ने पढ़ा था गुरु गोबिंद सिंह के बारे में। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। प्रिया हिस्टोलॉजी के नाम से है, आप देख सकते हो। पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। और कब मिला? जब गुरु गोबिंद सिंह आए ना, ठीक है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के पूर्व, 1699 में किसकी स्थापना हुई? खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गई। राजपूत और मुगल शासक दोनों के खिलाफ क्या लड़ी गई दोस्तों? लड़ाइयाँ। 1708 में गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने क्या किया? मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। ठीक है, उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम के क्या गढ़वाए? सिक्के। किसने दोस्तों? बंदा बहादुर ने। गुरु गोबिंद सिंह और गुरु नानक के सिक्के गढ़कर उसे सार्वभौम करवाया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उन्हें मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। सिखों ने किस में किया? जत्थों में अपने आप को, उसके बाद मिसलों में। आपको आगे बहुत सारी ना मिसलें देखने को मिलेंगी। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ठीक है, दल खालसा किसे कहते थे? उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। दल खालसा कहाँ मिलता था? बैसाखी दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। इसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। इस गुरुमत्ता क्या होता है दोस्तों? गुरुमत्ता का मतलब होता है गुरु के प्रस्ताव। सिखों ने राखी व्यवस्था आरंभ की। कौन सी व्यवस्था? राखी। जिसके अंतर्गत किसानों ने क्या किया था ना, कि जो भी उनकी उपज होती थी, उनकी उपज का 20% तो वो कर के रूप में लेते थे। मान लो 100 रुपये का आय हुआ तो 100 रुपये का 20% किसके रूप में ले लेते थे? कर के रूप में लेकर उसके बदले में उनको संरक्षण देते थे। ये
कौन लोग करते थे दोस्तों? सिख। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिख लोग जो थे ना, बंदा बहादुर, उन्होंने एक पद्धति अपनाई थी। उस पद्धति को कहा जाता है गुरुमत्ता पद्धति। गुरुमत्ता मतलब होता है गुरु का प्रस्ताव। उसमें क्या हुआ कि सिखों ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की थी? राखी व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके अंतर्गत अब ये आएगा, दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा राखी व्यवस्था क्या होती है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप अच्छे से बता सकते हो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, किसी और बुक्स में तो ये बताई नहीं गई कि राखी व्यवस्था भी कोई व्यवस्था होती थी। इसके अंतर्गत किसान लोग जो भी अनाज का उत्पादन करते थे उसका 20% कर के रूप में कौन संरक्षण लेता था? लेता था? सिख लोग ले लेते थे और उसके बदले में उन्हें संरक्षण देते थे। संरक्षण मतलब कि सुरक्षा, कि उन किसानों को किसी भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा मिलेगी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। खालसा क्या है दोस्तों? पता है, इनका पंथ है, इनका धर्म के लिए पंथ है, रास्ता है, को प्रेरित किया था। शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। ये जो है ना खालसा पंथ, उसने सबसे पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ क्या प्रकट किया? विरोध। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से क्या किया? पंजाब का जितना भी प्रांत था और सरहिंद की सरकारें थी उसको अपने कब्जे में कर लिया। 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में, ठीक है दोस्तों, 18वीं सदी के कौन से भाग में? अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। इनमें से एक शासक थे महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में क्या किया? एकता कायम की। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों की जब आती है ना दोस्तों, सिखों की जब बात आती है ना, तो उसमें एक महत्वपूर्ण शासक थे, महत्वपूर्ण महाराणा थे, महाराणा रणजीत सिंह। ठीक है, इनके ऊपर एक सीरियल भी बना हुआ है, अगर आप डीडी न्यूज़ देखते हो तो उसमें आप इनके सीरियल के बारे में देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने, अब आते हैं शिवाजी, किसके बारे में बात आएगी दोस्तों? शिवाजी। उनका काल है 1627 से 1680, क्योंकि 1627 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, कुनबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी ने किसका प्रयोग किया दोस्तों? सैन्य बल का प्रयोग किया। इनके सैन्य बल के बारे में आपने थोड़ा तो जाना होगा। गुरीला पद्धति, ऐसी बहुत सारी पद्धति इन्होंने लाई थी। अपने सैन्य बल के बल पर इन्होंने मुगलों को चुनौती दी थी। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पुणे कहाँ की राजधानी बन गया दोस्तों? मराठा राज्य की राजधानी बन गया। और शिवाजी के उत्तराधिकारी को हम पेशवा कहते थे। पेशवा, अगर आप इनकी कोई भी सीरियल देखते हो ना शिवाजी, तो ये लोग क्या बोलते थे? पेशवा। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों की किलाबंद इलाकों से हटकर टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे।
1720 से 61 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक, एक मिनट दोस्तों, छोटा ही चैप्टर है। 1720 के दशक तक क्या हुआ, मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। 1730 तक क्या हुआ कि जो मराठा नरेश थे उनको दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और स्वदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। 1737 में क्या हुआ, दिल्ली पर धावा बोला गया और मराठा लोगों ने धावा बोला। किसके पर बोला होगा दोस्तों, तो मुगलों पर, क्योंकि दिल्ली पर किसका शासक था, मुगलों का। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य की इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए बहुत सारी कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। क्या हुआ कि मराठा प्रभुत्व तो आने लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो देश के अन्य भागों में भी फैलने लगे, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिल, तेलुगु में फैलने लगे, तब इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से मराठा नहीं आ पाया। क्योंकि उसका रीज़न था क्या था, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। क्या हुआ ना कि राजा महाराजा बोलते थे कि हम मराठा सत्ता तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसे स्वीकार करने के बदले में हमें भेंट चाहिए। तो वो भेंट देने के बदले में मराठों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। क्या हुआ दोस्तों कि जहाँ पे मराठों का प्रभावी शासन व्यवस्था तैयार हो जाती थी, जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था, तो वहाँ पे किसका शासन हो जाता था, मराठों का। और वहाँ पे धीरे धीरे उनकी भू राजस्व की मांग भी बढ़ने लगती थी। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया और इसे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा कि उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। ठीक है, मराठों द्वारा व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। ठीक है, मराठों की राजधानी थी पुणे। आप देखोगे आप पुणे जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा मराठा वो देखने को मिलेगा, वेशभूषा, हर चीज़। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था। बुरहानपुर कहाँ पे संलग्न था? आगरा और सूरत के बीच अपने व्यापार में ही संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया बाद में।
पहले तो पुणे ही था, फिर नागपुर भी आया और लखनऊ इलाहाबाद को भी मराठा में शामिल कर लिया गया। जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। ठीक है, जाटों की तरह 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता क्या कर दी, सुदृढ़ कर दी। जाटों ने भी, अभी तक तो मराठा थे, अब कौन आते हैं, जाट। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अर्से के लिए भी आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे। जाट लोग कौन थे, कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। सूरजमल के राज्य में कौन दोस्तों, सूरजमल के राज्य में भरतपुर नाम का शक्तिशाली राज्य उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने हमला बोला तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। आपको पता ना, अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा है कि नादिर शाह ने 1747 में ना आक्रमण किया था, तो भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। नादिर शाह का जो पुत्र था जवाहिर शाह के पास कितने सैनिक थे, 30,000। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए। उसने 20,000 सैनिक किसके पास से लिए, मराठाओं से। 15,000 सैनिक लिए सिखों से और उसके बलबूते पर वह मुगलों से लड़े। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वह दीग में जाटों ने अंबर आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। ठीक है, उन्होंने क्या बनवाया, विशाल बाग महल। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने के रूप में बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ पे पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। कल से हम लोग करेंगे क्लास 8 की NCERT। और बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट में चाहिए आप मेरे क्लास को, मेरे लेक्चर्स को क्या करो दोस्तों, टाइम टू टाइम लाइक करो, शेयर करो और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अन्य वीडियो, बहुत तरह के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने के लिए तैयार रहती हूँ। ठीक है, और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शायद ये वीडियो उनको मिल जाए जिन्हें रियल में वाकई में बहुत ही चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्हें इस लेक्चर्स की मदद से समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड बाय।